टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिकली जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर। अगर हमें आपकी पावर जज करनी है तो हमें आपसे काम करवाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा काम कर सकते हो, जैसे आप सब हो, सबकी शक्ल देख के तो पता नहीं चलता ना किसका पोटेंशियल कितना है, तो सबकी कैपेसिटी जानने के लिए हमें सबसे काम करवाएंगे। जो जितना ज्यादा काम कर सकता है उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल डिटेक्ट करने के लिए आपको एलिमेंट का वर्क प्रोसेस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे सब काम कर रहे हैं तो सबके काम करने का तरीका एक जैसा थोड़ी है। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो सब लॉस नहीं करेंगे और सब गेन भी नहीं करेंगे। तो वो वहां पे हम ये देखते हैं कि देखो पोटेंशियल का मतलब पावर, किसी एलिमेंट का कितना पावर है, वो कितना काम कर सकता है। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बनाते हैं रॉड, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। अब ये सबकी टेंडेंसी अलग अलग हो सकती है ना, क्योंकि कोई लॉस कर रहा है और कोई गेन। जैसे कि दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी में दूसरा प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन। अब सपोज करो एक से ज्यादा एलिमेंट रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो ऐसा है ना कि कोई ज्यादा गेन कर रहा है और कोई कम। ज्यादा का मतलब कि किसी की पावर ज्यादा है, कोई जल्दी गेन कर लेगा और कोई स्लो गेन करेगा। तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का पोटेंशियल मतलब कि डिटेक्ट करने के लिए कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है या कम, तो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं आप खुश हो, आप कितने खुश हो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हम बस बोलेंगे हम ज्यादा खुश हैं। अब वो भी बोल रही है मैं भी बहुत खुश हूं, तुम भी बहुत खुश हो। अब कैसे कंपेयर करें कि कौन ज्यादा खुश है और कौन कम? तो हमारे पास वैल्यू नहीं है ना मेजर करने के लिए। तो जब तक आपके पास वैल्यू नहीं होगी आप चीजों को एक्यूरेटली, करेक्टली नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे पास पोटेंशियल की भी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, एक मेजरमेंट, ताकि हम बता पाए कि इस एलिमेंट का पोटेंशियल ज्यादा है और इसका कम। तो वैल्यूज मेजर कैसे करते हैं हम? किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ SHE। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से आप पोटेंशियल डिटेक्ट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरफ लगाओ, दूसरी तरफ अपना एलिमेंट लगाओ, उसके बिहाफ पे आप हर एलिमेंट की पोटेंशियल डिटेक्ट कर सकते हो। तो वहां से आपको पोटेंशियल वैल्यूज मिल जाएंगी। एक तरीका ये है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ SHE वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब लेकिन अगर आप SHE की मदद से नहीं निकालना चाहते, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो कंडीशन है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही पोटेंशियल निकालेगा, बट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो। या फिर देखो, अगर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ऑब्जर्व करते हो तो आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो कि ये कोई मेटल है, सपोज दैट ये सॉलिड स्टेट में और ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। यही पावर आप देख रहे हो ना कितनी जल्दी लॉस करेगा या कितनी देर में लॉस करेगा। तो किसी भी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आप क्या प्रोसेस देखते हो? अगर आपका मेटल सॉलिड स्टेट में है तो क्या यहाँ आपको एक सिंगल एटम मिलेगा? नहीं। सॉलिड और लिक्विड ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल चिपके हुए होते हैं, तो सॉलिड में भी एक एटम तो नहीं मिलेगा और लिक्विड में भी आपको एक एटम नहीं मिलेगा। गैस केवल एक ऐसी स्टेट है जहां सारे पार्टिकल्स अलग होते हैं, तो गैस वाली स्टेट में आपको सारे एटम्स अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन सॉलिड या लिक्विड में नहीं मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि एक एलिमेंट की, मतलब एक एटम की पावर आप चेक करने वाले हो, तो एक एटम मिलना भी तो चाहिए, तभी तो पावर चेक करेंगे।
तो यहाँ पे सॉलिड से जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो ना, तो एग्जैक्टली हम इस सॉलिड को कौन सी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, एक्वस स्टेट में, और ये एक्वस स्टेट में आने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यानी कि आप एक प्रोसेस कर रहे हो, आपका मेटल पहले सॉलिड स्टेट में था, आपने इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला और इस मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट किया, और साथ के साथ इस सॉलिड को किस स्टेट में कन्वर्ट किया, एक्वस स्टेट में। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचे हो, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए इसने कोई फंक्शन तो किया होगा। जैसे कि अगर आप घर से कोचिंग तक आए तो आप ये बोल सकते हो कि हम घर से निकले यहाँ पहुंच गए। एक तरीका ये है जिसमें हमें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप अपना पूरा रास्ता एक्सप्लेन करो कि हम पहले उस दुकान पे गए, नुक्कड़ पे हमने पान वान खाया, आगे से अपने दोस्त को पिक किया, उसके बाद आप दूसरी गली में आए। अब ऐसा है कि अगर आप पूरी स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, जैसे अगर आप लेट हो गए तो आप बोलोगे लेट हो गए, लेकिन क्यों हुए, अगर आप पूरी साइकिल एक्सप्लेन करो तो हम समझ जाएंगे कि पान वान खाने में आपको टाइम लग गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि जब तक आपको पूरी साइकिल नहीं एक्सप्लेन करी जाएगी ना, तब तक चीजें क्लियरली समझ में नहीं आएंगी। तो दो तरीके हैं, या तो आप चीजों को डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट में इंफॉर्मेशन कम मिलती है, लेकिन अगर आप पूरा साइकिल एक्सप्लेन करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रोसेस में पूरा कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, क्योंकि आप जब सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सिस्टम को एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी। तो यही तो पोटेंशियल है, यही तो पावर है एग्जैक्टली, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब मेटल ने कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यही तो आपको देखना है, इसी को तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, डेल्टा एच का। हर एलिमेंट के लिए डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग होगी, उसके बिहाफ पे हम चेक कर लेंगे। तो अगर आप इसी प्रोसेस के लिए पूरा साइकिल ऑब्जर्व करते हो, तो सबसे पहले ये मेटल कौन सी स्टेट में है, सॉलिड। अब ये सॉलिड स्टेट में है, सबसे पहले आप यहाँ सिंगल एटम में इसको लेके जाओगे। अगर आप इसको सिंगल एटम तक लेके जा रहे हो तो आप मेटल सॉलिड से इसे किस में कन्वर्ट करोगे, मेटल गैस में। तो यहाँ आपको एक एटम मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विड में तो मिलेगा नहीं ना, सॉलिड में मिलेगा। अब जैसे ही आप गैस स्टेट में आए, आपको एक सिंगल एटम मिल गया। उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस करवाओगे। तो ये M गैस था, ये M प्लस गैस हुआ और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब आपने इसको किस में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये M प्लस गैस वाटर के साथ मिलके कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये M प्लस गैस से ये स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, M प्लस एक्वस। तो अगर ये एक्वस लिखा है तो समझ जाओ कि इस एलिमेंट ने किसके साथ रिएक्शन किया है, वाटर के साथ। तो अभी देखो आप यहां से यहां आए तो डायरेक्ट जा रहे थे, और अभी आप कैसे जा रहे हो, इनडायरेक्ट। अगर आप इनडायरेक्ट चलते हो, जैसे यहां से यहां तक जाने के लिए आपको एक डेल्टा एच की वैल्यू डिफाइन करी जाएगी, वो डेल्टा एच इस पूरी साइकिल के बराबर ही तो है। तो इस पूरी साइकिल में आपने सबसे पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया, गैस में। तो इस प्रोसेस में आपको एक एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी, क्योंकि सॉलिड से किस में जा रहे हैं, गैस में। सॉलिड से गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन ना। तो यहाँ पे एक एंथैल्पी ने काम किया जिसे हम बोल रहे हैं कौन सी एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर आप गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जब आप एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो उस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब आपका कोई आयनिक, कोई भी एक आयन अगर वाटर के कांटेक्ट में आके अपने आप को एक्वस स्टेट में लेके जाता है तो वहां एक एंथैल्पी चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, तो एग्जैक्टली ये जो डेल्टा एच है, हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एच इज सम टोटल ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड डेल्टा एच इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको एलिमेंट की पोटेंशियल मेजर करनी है तो वो आप किस बिहाफ पे कर रहे हो, डेल्टा एच के बिहाफ पे। और अगर आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो आपको एलिमेंट का सब्लिमेशन देखना पड़ेगा, आयनाइजेशन देखना पड़ेगा और हाइड्रेशन। ठीक,
अब जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, अगर आप उसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी चेक करो तो सब्लिमेशन में आप हमेशा एक ही प्रोसेस कराओगे, क्या? किसी भी एक एलिमेंट को सॉलिड स्टेट से किस में भेजोगे? गैस में। अगर आप इसको सॉलिड से गैस में भेज रहे हो तो क्या मेटल आपसे एनर्जी लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो यहाँ पे मेटल हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब, तब जाके वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो कभी भी क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड से गैस में जाने के लिए सिस्टम हीट रिलीज करे? नहीं, वो हमेशा हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एंथैल्पी किसे इंडिकेट करता है? एनर्जी को। तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी। तो यहाँ पे सब्लिमेशन एंथैल्पी हमेशा ही क्या होने वाली है? पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा एब्जॉर्ब भी करेगा हीट को। सब्लिमेशन के बाद नेक्स्ट एंथैल्पी आती है हमारी आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिस्टम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसे भी हीट की जरूरत है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन, इनके लिए हमेशा जो डेल्टा एच की वैल्यूज है वो क्या आने वाली है? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आता है कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि आपका एलिमेंट किसके कांटेक्ट में आता है? वाटर के। जब आपका एलिमेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो उसके साथ ना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड टूट नहीं रहा, क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो सिस्टम हीट को क्या करता है? रिलीज। जितना वो हीट रिलीज करता जाएगा बॉन्ड उतना ही क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो हाइड्रेशन में हमेशा कोई भी आयन किसके कांटेक्ट में आ रहा है? वाटर में। अब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सिस्टम हीट रिलीज ही करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा हीट रिलीज करेगा, इसीलिए इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे क्योंकि सब्लिमेशन पॉजिटिव, आयनाइजेशन पॉजिटिव और हाइड्रेशन कैसा है? नेगेटिव। और आपका जो डेल्टा एच है ये तो इन तीनों का सम है ना, तो हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए या फिर डेल्टा एच नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो नेगेटिव हो जाएगा और इनका सम ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्योंकि आपका जो डेल्टा एच है ये किसका मेजरमेंट है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू भी दिखा सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी दिखा सकता है। तो पॉजिटिव दिखाएगा तो उसका आप एक रीजन लिख सकते हो कि उस एलिमेंट में सब्लिमेशन और आयनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रेशन की वैल्यू कम है। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो आप रीजन दे सकते हो कि उसका हाइड्रेशन ज्यादा है, सब्लिमेशन आयनाइजेशन कम है। तो ये एक रीजन हो गया। बाकी एलिमेंट टू एलिमेंट रीजन थोड़े वेरी कर जाते हैं। जैसे एक कंसेप्ट आप लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। If it is positive, then sum total of sublimation and ionization enthalpy is greater than hydration enthalpy. And if it is negative, then hydration enthalpy should be greater than ionization and sublimation. ठीक, इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए Ni+2 एंड Platinum+2, अगर इन दोनों की हमसे स्टेबिलिटी कंपेयर करवाई जाए तो हम ये बोलेंगे Ni+2 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू Platinum+2। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि Nickel+2 ज्यादा स्टेबल है और Platinum+2 कम स्टेबल है? ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ni+2 having low ionization enthalpy while Platinum+2 have high ionization enthalpy। अब इन दोनों ही केस में आपने क्या किया है? जैसे पहले निकेल था, बाद में वो प्लैटिनम।
निकिल में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब एकदम से किसी एलिमेंट से आप 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल सकते हो क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो जैसे निकिल से आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके लिए आपको उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, वो होगी उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हो गई सेकेंड आयनाइजेशन। अब अगर आपको निकिल को कन्वर्ट करना है निकिल +2 में, यानी कि आपने यहाँ पे 2 एंथैल्पीज टोटल ऐड करी है, फर्स्ट एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका जो टोटल सम होगा वो इसका टोटल नेट एंथैल्पी चेंज होगा कि कितनी एनर्जी आपको लगी है Ni से Ni+2 बनाने के लिए। ठीक, ऐसे प्लैटिनम +2 है, उसमें भी आप 2 का सम कर रहे हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड। तो हम ये देखते हैं कि प्लैटिनम +2 जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और निकिल +2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ये आपसे कम एनर्जी लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। प्लैटिनम आपसे बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है और तब जाके वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि निकिल कम एनर्जी ले रहा है और आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इट मींस निकिल +2 स्टेट में क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो उसने कम एनर्जी लेके आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए। अगर उसे ऐसा लगता कि वो Ni+2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वो क्या आपसे कम एनर्जी लेके उस स्टेट में चला जाता? नहीं जाता। तो कोई भी एलिमेंट, जैसे सपोज करो आपको अपना घर बेचना है और जो घर का वैल्यू है सपोज दैट वो 70 लाख है। अब क्या है कि अगर आपको सच में घर बेचना है तो आप जो वहां पर वैल्यू है उसका एग्जैक्ट, जैसे 70 लाख में वो बिकेगा तो ज्यादा से ज्यादा आप 75 तक उसका कॉस्ट रखोगे क्योंकि आपको बेचना ही है। तो रैंडम वैल्यू 75 में कोई नहीं लेगा तो 71, 72, 70 तक में वो चला ही जाएगा। लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को बेचना ही नहीं होता लेकिन फिर भी अफवाह फैला के रखते हैं। जैसे ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारा घर बिक रहा है और कितने में, अब मान लो उसकी वैल्यू 70 लाख है और वो लगा के रखेंगे 1 करोड़ 10 लाख। तो अब ऐसा है कि लोगों से उन्होंने बोल रखा है हम भी अपना घर बेच रहे हैं लेकिन 1 करोड़ 10 लाख में ही बेचेंगे, उससे कम में तो नहीं बेचेंगे। तो इसका मतलब है बस वो बकवास कर रहे हैं, उन्हें खुद भी पता है इतने में ना तो बिकेगा तो कोई लेगा ही नहीं, वो बेचेंगे भी नहीं, बस वो एक फालतू की बकवास है। तो क्योंकि आप देना ही नहीं चाहते ना किसी चीज को, इसीलिए आपने कॉस्ट क्या कर रखी है, हाई। और जब आप देना चाहते हो तो आप एक एप्रोप्रिएट वैल्यू डिफाइन करते हो ना, जिसमें सामने वाले को लगे कि हाँ ये इतनी वैल्यू का है तो हम दे सकते हैं और आप ले भी सकते हो। तो अगर निकिल कम एनर्जी की डिमांड कर रहा है इट मींस ये सच में इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, इसीलिए कम एनर्जी लेके इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। कोई भी एलिमेंट अगर आपसे बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, इट मींस वो सच में इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहता, इसीलिए उसने डिमांड ज्यादा करी है। अगर वो सच में लॉस करना चाहता तो वो कम एनर्जी लेता और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता। जैसे सोडियम को पता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप आराम से उसे थोड़ी सी एनर्जी देते हो और बदले में वो आपको क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन। उसे पता है ना कि अगर वो निकल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि सोडियम आयन बनना चाहता है, इसीलिए वो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की डिमांड करता है। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है वो इंडिकेट करता है कि एलिमेंट उस स्टेट में जाना चाहता है। लेकिन अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है इट मींस वो इंडिकेट कर रहा है कि एलिमेंट उस स्टेट में जाना नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती भेजा गया है। आप बहुत ज्यादा ही एनर्जी दोगे तो फिर एलिमेंट की मजबूरी है, वो चला जाएगा उस स्टेट में, पर वो खुशी खुशी ये काम कर नहीं रहा है। तो बस अब आपको याद रखना है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। इसीलिए Ni+2 ज्यादा स्टेबल है और प्लैटिनम +2 कम स्टेबल है। इसी में एक नेक्स्ट आता है, जैसे एक है निकिल +4 और एक है आपका प्लैटिनम +4। निकिल और प्लैटिनम ये 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, 2 और 4। तो प्लैटिनम भी 2 और 4 दिखा रहा है, निकिल भी 2 और 4 दिखा रहा है। अगर आप इसका +4 वाला कंपेयर करते हो तो इसमें इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे,
इसने भी कितने लॉस करे, 4। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो लगेगी वो सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज होगा। यहाँ पे भी सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी हम निकालेंगे। और जब हम 4 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि प्लैटिनम की वैल्यू कम आती है और निकेल की वैल्यू ज्यादा। तो स्टेबिलिटी अब किसकी बढ़ गई है, प्लैटिनम। प्लैटिनम +4 में ज्यादा स्टेबल है और निकेल +4 में कम स्टेबल है, क्योंकि इस केस में Pt+4 having low ionization enthalpy than Ni+4। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जैसे Ni+2 और Pt+2 में से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, तो निकेल +2। फिर 4 वाले में पूछे तो कौन ज्यादा है, प्लैटिनम +4। रीजन उसका एक ही है, क्योंकि प्लैटिनम +4 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और यहाँ पे निकेल +2 की आयनाइजेशन। तो ये एक कंसेप्ट हो गया बीच में, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बिहाफ पे आप स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। देखो नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड इन M+2 to M। जैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना या गेन करना। तो अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी +2 स्टेट में है, यानी वो आयनिक स्टेट में, और आप +2 से उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, M में, तो अगर आप ये मेटल +2 से मेटल न्यूट्रल बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप इस मेटल आयन को कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, 2। तो ये एक प्रोसेस है, कौन सी, रिडक्शन। यानी कि इस ट्रेंड में आपने एक प्रोसेस कराई, कौन सी, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट का ना एक E0 दिया हुआ है, लेकिन इस E0 में आप हर एलिमेंट को +2 से न्यूट्रल में भेज रहे हो। इनडायरेक्टली यहाँ पे हर एलिमेंट का क्या करवाया गया है, रिडक्शन करवाया गया है। तो जब हमने, अब ऐसा है कि हर एलिमेंट तो रिड्यूस होना नहीं चाहता ना, लेकिन आपने सबको रिड्यूस करवाया है। तो ऐसा है कि या तो वो खुद से कर ले, नहीं करेगा तो आप जबरदस्ती करवाओगे। तो ऐसा है कि अगर वो खुद से करेगा तो खुशी खुशी कर देगा, और जबरदस्ती करवाओगे तो फिर वो कर तो देगा पर उसे काफी दुख होगा इस बात का। तो ये ऐसा ही है कि एलिमेंट का हम रिडक्शन करवा रहे हैं, ये करना चाहे या ना करना चाहे, हमने सबका रिडक्शन करवा दिया। और यहाँ पे जो आपने रिडक्शन प्रोसेस कराई है उसमें हमने पहले हर एलिमेंट को कौन सी स्टेट में भेजा है, +2 में। फिर हमने उसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए और उसके बाद उसका +2 स्टेट से किसमें कन्वर्ट किया, मेटल, जैसे टाइटेनियम ही है। अब सबसे पहले टाइटेनियम यहाँ पे +2 स्टेट में, आपने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए और किसमें कन्वर्ट किया, टाइटेनियम में। अगर ये प्रोसेस कराता है तो इसके लिए E0 की एक वैल्यू आएगी कितनी, -1.63। ठीक, अब यहाँ पे जो E0 की वैल्यू आती है, जैसे हमने बोला ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि अगर आपका E0 नेगेटिव आ रहा है तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब वो एलिमेंट क्या करना चाहता है, ऑक्सीडेशन। और अगर आपका E0 पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एलिमेंट क्या करना चाह रहा है, रिडक्शन। अब जैसे आपने टाइटेनियम का क्या करवाया है, रिडक्शन, लेकिन इसका E0 कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यानी ये शो करता है कि ये रिडक्शन करना नहीं चाहता। तो अगर रिडक्शन इसके फेवर में नहीं है तो क्या फेवर में है, ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी भी प्रोसेस में किसी एलिमेंट का E0 वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप समझ जाओ कि वो एलिमेंट उस प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं है। तो ऑपोजिट प्रोसेस से होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 ही प्रोसेस है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर ये किससे सेटिस्फाई है, ऑक्सीडेशन से। तो टाइटेनियम के लिए रिडक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, इसके लिए कौन सी प्रोसेस ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे सारे एलिमेंट के E0 नेगेटिव ही आ रहा है, इसका मतलब केवल कॉपर यही पॉजिटिव है बस। तो कॉपर को छोड़ के कोई भी रिडक्शन से सेटिस्फाई नहीं है। यानी कि इन एलिमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए फ्री, अभी तो आपने काम करवाया है इनसे,
लेकिन अगर आप इनको फ्री छोड़ोगे तो ये रिडक्शन करना पसंद नहीं करेंगे। क्या पसंद करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये जितने एलिमेंट है ये ऑक्सीडेशन फेवर करते हैं, रिडक्शन फेवर नहीं करते। ये आप ई नॉट वैल्यू देख के सीधा सीधा बता सकते हो। अब एक पॉइंट तो हो गया ये। अब इसी में आते हैं एक दूसरा पॉइंट। जैसे ठीक है, आपने अब ये रिडक्शन करना चाहें या ना चाहें, हमने तो करा ही दिया। अब अगर आप सबका रिडक्शन करा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई तो कोई नहीं है, तो सबका ई नॉट नेगेटिव आ रहा है। लेकिन क्या सबका ई नॉट वैल्यू सेम नेगेटिव आ रहा है? नहीं, सबका अलग अलग नेगेटिव आ रहा है। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, इसका मतलब है कि उसे बिल्कुल भी ये प्रोसेस नहीं करना है। जिसकी वैल्यू थोड़ी कम नेगेटिव होती जा रही है, इसका मतलब ठीक ठीक कर लेगा वो। जैसे टाइटेनियम और वैनेडियम, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, पर इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है और इसकी वैल्यू कम। इसका मतलब ये ज्यादा अपोज कर रहा है इस प्रोसेस का। और टाइटेनियम के रेस्पेक्ट में जो वैनेडियम है ये थोड़ा सा कम अपोज कर रहा है। अपोज तो दोनों ही कर रहे हैं, रिडक्शन इसे भी नहीं करना, इसे भी नहीं करना। लेकिन अगर आप दोनों का रिडक्शन कराते हो तो इन दोनों में से फिर भी जल्दी कौन कर लेगा रिडक्शन? वैनेडियम। टाइटेनियम को और भी ज्यादा टाइम लगेगा। और क्रोमियम का देखोगे तो ये और नेगेटिव, मतलब थोड़ा और लेस नेगेटिव हो गया। तो इन तीनों में हम ये देख रहे हैं कि टाइटेनियम सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है, उससे थोड़ा कम अपोज कौन कर रहा है? वैनेडियम। इन तीनों में सबसे कम अपोज कौन कर रहा है? क्रोमियम। तो जैसे आप, अब हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है या गेन। तो आप नेगेटिव वैल्यू देख के ये तो समझ गए कि ये गेन नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं? लॉस। अब ठीक है, लेकिन अगर आपने इनको गेन करवाया तो इन तीनों में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेगा? क्रोमियम, क्योंकि इसका सबसे लेस नेगेटिव है। और सबसे देर में कौन गेन करेगा? टाइटेनियम, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। ठीक, तो ये है। अगर आपको ये वैल्यू ना पता होती तो आप कंपेयर करके बता ही नहीं सकते थे, इसीलिए हमें वैल्यू की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर हम इसका रीजन एक्सप्लेन करें कि टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट रिडक्शन को फेवर नहीं कर रहा, तो फिर ये वैल्यू लेस नेगेटिव क्यों हुई? सबको बराबर ही नेगेटिव, सबको बराबर अपोज करना चाहिए था। एक ज्यादा अपोज कर रहा है, एक कम अपोज कर रहा है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम टाइटेनियम टू क्रोमियम। जब आप टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ मूव करते हो, साइज क्या होता है? डिक्रीज। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो डेल्टा एच है वो आयनाइजेशन, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन, इन तीनों का सम है ना। तो क्योंकि जब आप टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ मूव कर रहे हो तो इन दोनों की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके रेस्पेक्ट में हाइड्रेशन की वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। इसीलिए आपका डेल्टा एच धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है? लेस नेगेटिव होता जा रहा है। सपोज करो जैसे आपकी हाइड्रेशन वैल्यू ना -20 है, ठीक, और आपकी आयनाइजेशन वैल्यू है अभी 15 और सब्लिमेशन वैल्यू है आपकी 14, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको टोटल ऐड करते हो तो ये तो नहीं, ये इतनी वैल्यू तो नहीं दिखाएगा। सपोज करो इसकी आयनाइजेशन वैल्यू 10 है और सब्लिमेशन वैल्यू है इसकी 5, सपोज दैट। तो अब अगर आप इसको ऐड कर दो तो आपका टोटल आंसर कितना आएगा? -50, -5, -5, हाँ ना, 10 और 5 15 हो गया, -5। तो अभी यहाँ पे अगर ये 10 है, ये 5 है, ये -20, तो आपका नेट आंसर -5 आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप टाइटेनियम से वैनेडियम गए, साइज छोटा हो गया, तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ना बढ़ गई। अब मान लो कि ये हो गई आपकी 12, सब्लिमेशन आपका बढ़ के हो गया 6 और हाइड्रेशन बढ़ के हो गया आपका 22। अब आपका नेट आंसर कितना आएगा? -4, ठीक है। तो ये 18 हो गया और ये -22, तो -4 हो गया। अब आप देख रहे हो कि पहले भी आंसर नेगेटिव आ रहा था और अब भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पहले के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई है? कम।
और इसके कम होने का कारण है कि आयनाइजेशन और सब्लिमेशन की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ा, ये भी बढ़ा है। पहले ये 20 था, अब ये 22 हो गया। ये पहले 10 था, ये 5 था, ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, ये सभी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइज छोटा होता जाएगा तो इनकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करेगी रेस्पेक्टेड टू हाइड्रेशन, जिसकी वजह से आंसर आएगा तो नेगेटिव, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा। इसीलिए टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ हमारी वैल्यू क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव, बिकॉज आयनाइजेशन एंड सब्लिमेशन जो है वो आपका हो रहा है इंक्रीज, और हाइड्रेशन उसके रेस्पेक्ट में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो पहला ट्रेंड तो टाइटेनियम से क्रोमियम तक का ये हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसी में अगर आप दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करो तो आ जाओ जैसे मैग्नीज। अब क्या है, अगर आप सीक्वेंस में चलते हो तो जैसे ये लेस नेगेटिव हुआ, ये लेस नेगेटिव हुआ, तो ये और लेस नेगेटिव हो जाना चाहिए था, पर मैग्नीज ड्रास्टिक एकदम मोर नेगेटिव हो गया। तो एकदम से मैग्नीज को क्या करंट सा लगा और ये ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो मैग्नीज में ऐसा क्यों कि ये आपका मोर नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, मतलब मैग्नीज ज्यादा अपोज कर रहा है। अब मैग्नीज के ज्यादा अपोज करने का कारण क्या, देखो आप मैग्नीज को +2 स्टेट से किस में भेज रहे हो, Mn में, तो आप यहाँ पे इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हो। अगर मैग्नीज मान लो Mn+2 में है तो Mn+2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0 3d5, क्योंकि मैग्नीज का नॉर्मली क्या होता है 4s2 3d5। अगर आप मैग्नीज को +2 स्टेट में भेज दो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म, तो बचा क्या यहाँ पे 3d5। तो यानी कि अगर आपका Mn+2 स्टेट में है तो इट मींस कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में नहीं है, कहाँ है 3d में, और 3d में कितने हैं 5। अब अगर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो हाफ फील्ड नहीं है? 3d में कितने होते हैं, 10 ही तो होते हैं मैक्सिमम, तो 5 में वो हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड है तो मतलब क्या है, स्टेबल। तो मैग्नीज को ऐसा लग रहा है कि अगर ये +2 स्टेट में है तो ये ऑलरेडी स्टेबल तो है, अब क्यों ये और 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मान लिया कि अगर ये Mn में जाता है तो ये 4s2 3d5 होने वाला है, तो ये फिर भी स्टेबल होगा, लेकिन अभी भी तो स्टेबल है, तो क्यों फालतू में इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने और ज्यादा स्टेबल होना है, उसे नहीं लगता और ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत। पहले तो आप मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन निकालते, फिर आप उसे इलेक्ट्रॉन देते हो। पहले तो वो दे ही नहीं रहा था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल था, ये क्यों देगा आपको इलेक्ट्रॉन, फिर भी आपने जबरदस्ती करके इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब जब आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये बचा क्या 3d5, अब आप इसे वापस दे रहे हो, तो ये बोल रहे हो एक काम करो रहने दो, मैं अब भी खुश हूं, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नीज को ऐसा लग रहा है कि Mn अगर +2 भी बन जाए तो 3d5 है, स्टेबल है, खुश है, तो इसे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये ज्यादा अपोज कर रहा है। तो ड्यू टू हैविंग 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज का एकदम से क्या हो गया, ज्यादा नेगेटिव हो गया। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल है, तो इन तीनों का भी नेगेटिव, पर हम देख रहे हैं इन तीनों में ना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, ये 4-4, ये 2-8, और इनमें तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस कम आ रहा है। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, जैसे आपने डी सीरीज में पढ़ा है कि शुरुआत में तो आपका साइज घटता है और उसके बाद साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इन तीनों का साइज तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम, घटा बढ़ा तो है ही नहीं। तो क्योंकि इनका साइज रिमेन सेम है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ज्यादा चेंजेस तो आएंगे नहीं। तो अगर आपके आयनाइजेशन और सब्लिमेशन में ज्यादा बदलाव नहीं आया तो हम ये देखेंगे कि हमारी वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है वो वैल्यू बस थोड़ा थोड़ा चेंज दिखाएगी, ज्यादा चेंजेस ये दिखाएंगे नहीं। तो इनमें ज्यादा चेंजेस ना आने का कारण है कि इनका साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है।
हाइड्रेशन भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, इसीलिए इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट आसपास ही आ रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। फ्रॉम आयरन टू निकल साइज ऑलमोस्ट सेम, so they do not show much difference in their E naught value. उसके बाद कॉपर, अब कॉपर का एकदम से पॉजिटिव हो गया। कॉपर का पॉजिटिव क्यों हो गया? कॉपर तो खुश है, मतलब आप इसका रिडक्शन करा दो और इसे कॉपर में भेज दो तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, खुश तो इसे होना ही है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d10। अगर आप कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? 3d10। अगर आप कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? 3d9। तो फिलहाल जब कॉपर +2 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d9। क्या ये स्टेबल है? नहीं। अगर इसे वापस अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये पहले की तरह 4s1 3d10 हो जाएगा। तो यानी ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है ना, इसीलिए ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसीलिए इसका E नॉट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। दूसरा रीजन आप इसमें क्या लिख सकते हो? तो पहला तो लिख दें, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन of copper it shows reduction। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू हाई फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इट शोज पॉजिटिव E नॉट वैल्यू। क्योंकि जब आप कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन और सब्लिमेशन वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आप इधर से इधर जा रहे हो तो साइज घट रहा है ना, कॉपर तक आते आते तो साइज काफी छोटा हो जाएगा आपका। तो इस केस में इन दोनों का सम बहुत हाई होगा, क्योंकि कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है और सेकंड भी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आप S में से निकालते हो तो ये स्टेबल ही तो है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में निकाल रहे हो? 3d10 में से, ये भी स्टेबल है। इट मींस यहाँ पे ये दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल था, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो आपकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन का जो सम है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए जब आप टोटल सम करोगे तो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसीलिए E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। अब आते हैं जिंक पे। जिंक +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? जिंक। अब इसका नेगेटिव है, ये तो होना ही था क्योंकि जिंक ऑलरेडी स्टेबल है। अगर आप जिंक को देखो तो ये 4s2 3d10 है ना, तो ये क्यों? अब पहली बात तो जिंक से जिंक +2 ही क्यों बनाएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। फिर भी चलो अगर आप इसे Zn+2 में कन्वर्ट कर देते हो तो इस टाइम ये 3d10 है। तो अगर ये 3d10 है, अब आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वही पहले आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब आप इलेक्ट्रॉन वापस दे रहे हो, उसे लग रहा है मैं ठीक हूँ, स्टेबल हूँ, 3d10 में भी खुश हूँ, तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आप ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले भी उसने बहुत मेहनत करी है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब फिर आप उसे 2 इलेक्ट्रॉन दे, फिर वो उतनी मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहे यार? नहीं करेगा। तो उसे लग रहा है कि जिंक अगर +2 में चला भी जाता है तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो अब भी फिलहाल क्या है? स्टेबल है। तो उसे और ज्यादा स्टेबल नहीं होना है, इसीलिए वो E नॉट की वैल्यू कैसी दिखा रहा है? नेगेटिव। लेकिन आप देखो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि वो लेने के बाद भी तो स्टेबल ही हो रहा है, और नहीं लेगा तो भी क्या है? स्टेबल है। तो ले रहा है तो भी स्टेबल है, नहीं लेगा तो भी स्टेबल है। तो ये दोनों में खुश है, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, इसीलिए ये नेगेटिव तो आ रहा है पर इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ठीक, so its E naught is negative due to 3d10 configuration of zinc।
अब इसी के अंदर एक आता है, जैसे आपने जो ई नॉट पढ़ा उसमें हमने स्कैंडियम का तो पढ़ा ही नहीं, तो स्कैंडियम का मेंशन ही नहीं है, बिकॉज स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि स्कैंडियम 3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं, तो आप इसको 2 में तो भेज ही नहीं पाओगे। जब ये 2 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसके लिए ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस इसीलिए इसका ई नॉट है ही नहीं, और अगर होगा भी तो लार्जली नेगेटिव होगा, मतलब मोस्ट नेगेटिव, बिल्कुल करेगा नहीं इस प्रोसेस को। इसी के बाद एक ट्रेंड आता है, ट्रेंड इन M+3 to M+2। अभी हम क्या कर रहे थे, +2 से M मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं 3 से 2, यानी किसी भी मेटल आयन को +3 से 2 में भेजना है, तो आप क्या करोगे, उसे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो 3 से किस में चला जाएगा, 2 में। इसके भी ई नॉट अलग अलग है। ये आपकी ई नॉट वैल्यू है फॉर M+3 to M+2। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसमें ई नॉट के साथ आपको मेंशन करेंगे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रोसेस के लिए है। तो जैसे अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाओ कि वो एलिमेंट पहले 3 में था और अब आप उसे किस में भेज रहे हो, 2 में, उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्कैंडियम फिर से आपको मेंशन नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम अगर +3 में है तो क्या वो 2 में जाएगा, तो इसलिए स्कैंडियम के लिए प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकियों के लिए कर सकती है, क्योंकि हमारे पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी देखी जाती है, +2। हर एलिमेंट 2 दिखा देता है, 2 के बाद मोस्ट कॉमन कौन सी है, 3, तो 2 और 3 कॉमन है, सब दिखा देते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो टाइटेनियम +3 से +2, अगर टाइटेनियम +3 में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और किस में कन्वर्ट हो जाए, +2 में। तो अगर ये कुछ इस तरह का प्रोसेस दिखाता है तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी है, -0.37। ठीक, अगर आप टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, एटॉमिक नंबर 22, तो इसका बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d2। अगर आपने यहां से टाइटेनियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये 3d2 हो जाएगा, और अगर टाइटेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप तो ये क्या हो गया, 3d1। अब टाइटेनियम +3 मतलब अभी ये 3d1 है, और आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहां जाके ये क्या हो जाएगा, 3d2। तो ना तो ये पहले स्टेबल था, ना ही ये अब स्टेबल है, तो इसे कोई फायदा ही नहीं है इस प्रोसेस को करने का, इसीलिए ई नॉट वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। लेकिन टाइटेनियम के बाद वेनेडियम की वैल्यू क्या हो गई, लेस नेगेटिव। नेगेटिव तो है पर टाइटेनियम से थोड़ी सी कम नेगेटिव है। अब टाइटेनियम से लेस नेगेटिव आने का कारण क्या है, इसका आना तो इसे भी नेगेटिव चाहिए। देखो अगर आप वेनेडियम को +3 में रखते हो, इसे 1 इलेक्ट्रॉन देते हो और 2 में भेज देते हो, तो इसका ई नॉट वैल्यू कितना शो कर रहा है, -0.26। तो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s2 3d3। अगर आप इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इट मींस अभी ये किस स्टेट में, 3d2 में, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हो जाएगा 3d3। तो हमारे हिसाब से तो ये अब भी स्टेबल नहीं है, तो इसे भी टाइटेनियम जितना अपोज करना चाहिए था, लेकिन इसने थोड़ा कम अपोज किया। इसका रीजन है ड्यू टू स्टेबल 3d3 कॉन्फ़िगरेशन। वेनेडियम वाले केस में अगर वेनेडियम +2 स्टेट में है तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन आता है, कौन सा, 3d3। तो अब तक हमें ये पता है कि d में 10 इलेक्ट्रॉन हो या 5 तो स्टेबल माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3d3 भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे, अगर आप वेनेडियम से कोई कंपाउंड बनाओ, क्योंकि कोई कंपाउंड बनाओगे जब ही तो चार्ज आएगा, कंपाउंड नहीं होगा तो क्या चार्ज आएगा इस पे, नहीं। इट मींस वेनेडियम चाहे 3 में हो या फिर वेनेडियम 2 में हो, वेनेडियम ने यहाँ पे भी कोई कंपाउंड बनाया है और यहाँ पे भी इसने कोई कंपाउंड बनाया है। जब आपका वेनेडियम किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और वो बॉडी वेनेडियम से 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगी, तो ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके खुद पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2।
तो मेरे कहने का मतलब ये है, वेनेडियम किसी भी कोई दूसरे मेटल के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ पे एक तरह का क्या बनाएगा, ये कंपाउंड। और जब कोई ऐसा प्रोसेस होता है तो आप आगे अभी चैप्टर में पढ़ोगे कि वेनेडियम के पास अपना 3D ऑर्बिटल था। 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। अब ये 5 डब्बे एक साथ बनाते हो, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि 3D में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी क्या है, सेम, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जब आपका वेनेडियम कोई एक कंपाउंड बनाता है तो सिस्टम ना हीट को रिलीज करता है, और हीट रिलीज होने की वजह से होता क्या है कि ये जो पहले आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी एक जैसी थी, वो एनर्जी अब डिवाइड हो गई, एनर्जी डिफरेंशिएट कर गई। पहले तो एनर्जी पांचों की सेम थी, लेकिन आगे जाके ये डी ऑर्बिटल टूट जाएगा, इसके 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल अलग। ये शो करता है कि 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। ये ऊपर बनाए हैं हमने और ये नीचे, इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है, इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है। तो जब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं तो वहां पर डी ऑर्बिटल की हो जाती है स्प्लिटिंग, कुछ केसेस में। ये आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि किन केसेस में डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, पर ये हो जाता है। तो अभी बस आप इतना याद रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसके 3 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं, बाकी के 2 अलग। 3 की एनर्जी सेम और 2 की एनर्जी सेम, जिसमें 2 की एनर्जी ज्यादा है और 3 की एनर्जी कम है। इन 3 ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है T2G और 2 ऑर्बिटल को नाम देते हैं EG। इसमें 2 है इसलिए 2 ही वर्ड है, इसमें 3 है तो इसमें 3 वर्ड है। तो यहाँ पे ये T2G है और ये EG। अगर आपके वेनेडियम में, अगर ये वेनेडियम +2 स्टेट में है तो इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अगर यही डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर T2G और EG बना दे तो अब भी इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हो, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले आप 3 इलेक्ट्रॉन T2G में ही तो भरोगे, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, नहीं हो गया। तो इसीलिए वेनेडियम +2 स्टेट में जो 3D3 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए वेनेडियम का वैल्यू टाइटेनियम के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम नेगेटिव है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कहीं ना कहीं इसे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि क्या वेनेडियम +2 स्टेट में स्टेबल है, तो है। क्यों है, क्योंकि अगर वो +2 में है तो उसके पास 3D में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो T2G हाफ फिल्ड हो जाएगा, जो कि स्टेबल है। अब नेक्स्ट, जैसे आप वेनेडियम से गए क्रोमियम पे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पर आप देख रहे हो क्रोमियम की वैल्यू वेनेडियम से ज्यादा नेगेटिव है, ये ज्यादा अपोज कर रहा है। इट मींस कि क्रोमियम अगर +3 में है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 में चला जाए तो ये जाना नहीं चाहता, ज्यादा अपोज कर रहा है ना। इसका E0 कितना आ रहा है, -0.41। अब देखो क्रोमियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये आता है 4s1 3d5। अगर आप इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो यहाँ कितने बचेंगे, 3d4, 3d4, 3d3, 6 है ना, 3 निकल गए तो 3 बचे। तो क्रोमियम +3 में 3d3 है ना। अगर आप इसको, तो अभी यहाँ पे फिलहाल ये 3d3 है, अगर आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये 3d4 हो जाएगा यहाँ जाकर। तो 3d3 तो स्टेबल है ना, ये इसके जैसा नहीं बन गया क्या। तो क्योंकि क्रोमियम अगर +3 में है तो उसका सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है जो वेनेडियम +2 का था, मतलब कि इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 और ये भी क्या है अभी, स्टेबल। इसीलिए ये अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता और 3d4 में नहीं जाना चाहता, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ये दिखा रहा है। अब आते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज अगर +3 में है और आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये किस में चला जाएगा, Mn+2 में।
और इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, यानी ये जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि अगर mn+2 में है तो 4s 0 और 3d क्या हो जाएगा 5, mn+3 में तो 3d 4 होगा, तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल, इसीलिए ये रिड्यूस होना चाहता है और इसीलिए इसका E0 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, मैंगनीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये। इसके बाद आयरन और कोबाल्ट, इन दोनों का भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी अपने आप को 3 से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 में। अब 3 से 2 में कन्वर्ट करने का इनका कारण क्या है, 3 से 2 में हम ये देखते हैं आयरन कोबाल्ट निकल इनका साइज छोटा होता है। अब पहली बात तो इनका साइज ऑलरेडी छोटा है, आपने इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो साइज और भी क्या हो जाता है, छोटा। तो ये पहले से ही छोटा था, 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए तो साइज और भी श्रिंक हो गया। तो ये एकदम से कैसा फील कर रहे हैं, कंजस्टेड। अब ऐसा है कि अगर आपका एलिमेंट सपोज करो ये एटम है, इसका साइज ऑलरेडी डिक्रीज है, लेकिन अगर आपने इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका साइज और छोटा हो गया। जितना एटम का साइज छोटा होता जाएगा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, सब्लिमेशन भी बढ़ जाएगा और इसका हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा। एटम का साइज जितना छोटा वो पानी के साथ उतना अच्छे से कांटेक्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करता है। बट यहां होगा क्या, इनका साइज तो हो गया छोटा, इनको वाटर के कांटेक्ट में आना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखानी, तो जितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्हें दिखानी चाहिए ये उतनी वैल्यू आपको शो नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, एक होता है ना कि एक पोटेंशियल होता है कि आप इतना कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आयरन और कोबाल्ट का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाइड्रेशन वैल्यू है, सपोज दैट अगर ये -500 जूल रिलीज कर सकते हैं, ये इनका मैक्सिमम वैल्यू है, चाहे आप कितना भी साइज छोटा कर दो, इससे ज्यादा ये रिलीज नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आयरन का साइज और छोटा हो गया तो आपको तो लगेगा कि भाई 500 के बाद ये 600 भी दिखाए, तो हाइड्रेशन वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, काफी ज्यादा इंक्रीज। लेकिन आयरन और कोबाल्ट उतनी वैल्यू आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना आपका साइज जितना ज्यादा छोटा हो रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा वो इंक्रीज हो गई है कि आयरन और कोबाल्ट उस वैल्यू को शो नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि इनका साइज ज्यादा छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रश हो गया और इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये ज्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहे इस स्टेट में, इन्हें चाहिए थोड़ा स्पेस। और अगर इन्हें स्पेस चाहिए तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अभी +3 में था, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो किस में चला जाएगा, 2 में। अब 2 अगर 2 में चला गया तो साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है साइज उतना छोटा होता चला जाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा छोटा साइज किसका है, 3 का या 2 का, 3 वाले का साइज ज्यादा छोटा है, इसीलिए ये अपने आप को 3 से किस में भेजना चाह रहे हैं, 2 में। और दैट इज वाई कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। क्लियर। बाकी निकिल, कॉपर और जिंक ये तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, इन तीनों के लिए 2 ही आता है बस, तो इसलिए इनके लिए ये E0 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। In FeNCO if it shows हो गया क्लियर। तो ये था हमारा ट्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।